बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल इल्म सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बबल शीट जो है वो फ़िल करने का तरीका लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए और आप ऐसी गलतियाँ जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा करते हैं और जिसकी वजह से खामखा आप अपने मार्क्स की कटौती करवा लेते हैं अपने हाथ से, उन गलतियों से आप बच सकें। अगर आप बबल शीट को ठीक से फ़िल नहीं करते तो आपकी पूरी पेपर की तैयारी जो है वो ज़ाया हो जाती है, उसकी मेहनत। और वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप साथ साथ इन बबल शीट्स को फ़िल करते हुए करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी और उनका हल भी बताऊंगी। अब बहुत सारी एकेडमीज़ में या स्कूल्स में बबल शीट्स जो हैं वो फ़िल करना बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी डिटेल्स ऐसी हैं जो आप लोग या आम लोग नहीं जानते, और उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको जो ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये कंप्यूटराइज्ड नंबरिंग है आपके इस शीट की, और ये कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होता है। कंप्यूटर इस नंबरिंग को पढ़ सकता है। इससे तो आपका कोई कंसर्न नहीं, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे डेट नज़र आ रही है, यहाँ पे सबसे पहले आप डेट फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मैट्रिक और इंटर का जो सर्कल नज़र आ रहा है, उसके आगे आप अगर 9th या 10th के स्टूडेंट हैं तो आप मैट्रिक के आगे वाला बबल फिल करेंगे, और अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंटर के आगे वाला फर्स्ट ईयर्स या सेकंड ईयर वाले बच्चे जो हैं इस बबल को फिल करेंगे। आप यहाँ देखिए, मैंने ऊपर डेट भी फ़िल कर दी है और यहाँ पे मैट्रिक वाले बबल को भी फ़िल कर दिया है। यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है आपके ईयर को डिफ़ाइन करने के लिए है। अगर आप 9th के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 1 को करेंगे। अगर आप 10th के या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 2 के आगे वाला बबल फ़िल करेंगे। इसी तरह से एनुअल या सप्ली की जो है आपने पार्टीशन इस तरह से करनी कि इस वक्त आपके एनुअल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। अल्लाह ना करे कि अगर आप लोगों को सप्ली के एग्ज़ाम देने पड़े, फ़ेल होने की सूरत में बाद जो एग्ज़ाम्स होंगे, तब फिर ये सप्ली का पेपर देने वाले इस वाले बबल को फ़िल करेंगे। इस वक्त आप लोग एनुअल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों ने एनुअल के आगे वाला बबल फ़िल करना है। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग में से आपने अपनी मुतल्लिका शिफ्ट के हिसाब से पेपर देना है। हो सकता है आपके सारे एग्ज़ाम्स मॉर्निंग में हो, ये भी हो सकता है कि आपके सारे इवनिंग्स में हो, और ये भी हो सकता है कि कोई मॉर्निंग में और कोई इवनिंग में हो। तो जिस दिन का आप पेपर दे रहे हैं ना, उस हिसाब से आपने अपनी शिफ्ट को यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले करना है या डिफ़ाइन करना है। इन सर्कल्स को फिल करके एक ही सर्कल फिल कीजिएगा, यह आपका रिकॉर्ड होता है कि आपका पेपर किस शिफ्ट में लिया गया। इसके अलावा नीचे जो है आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये बात बता दूं कि अब इस वक्त तो मेरे पास पॉइंटर है, लेकिन आप लोग अगर मार्कर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। मार्कर से जो बबल्स हैं वो जल्दी फिल हो जाते हैं, या आप इंक पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बॉल पॉइंट यूज़ मत कीजिएगा, मुनासिब नहीं है बॉल पॉइंट का इस्तेमाल, वो वैसे भी बहुत नीटनेस की राह में रुकावट डालता है। यहाँ से आपकी ये जो आपको कटिंग वाली लाइन नज़र आ रही है, बाद में चेकिंग से पहले इस शीट को यहाँ से अलग कर लिया जाता है। यहाँ का रिकॉर्ड अलग रखा जाता है, यहाँ का रिकॉर्ड अलग रखा जाता है। ये वाला हिस्सा जो है ये तो आपके पेपर के साथ ही अटैच रह जाता है, जबकि इस हिस्से को उतार के आपका एक अलग रोल नंबर जो है आपको अलॉट किया जाता है। इसके ऊपर लिखा जाता है आपकी आंसर शीट के ऊपर, वो फ़र्ज़ी रोल नंबर होता है, और वही आपके पेपर चेक करने वाले को वही रोल नंबर पहुंचता है। जो रोल नंबर या जो डिटेल्स आप लोग इस पे लिखेंगे वो आपके पेपर चेक करने वाले को इल्म में नहीं होंगे। जब आपका पेपर चेक करने वाला पेपर की कॉपी को रिटर्न करेगा बोर्ड की टीम को, तो सीक्रेसी ब्रांच वाले फिर इस रोल नंबर की जगह वापस इसी रोल नंबर को लगाएंगे, और फिर आपका सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये काम बहुत एहतियात से किया जाता है, और ये जो आपको नंबर नज़र आ रहा है ये भी आपकी शीट का नंबर है, इसलिए आपने इसको भी ओवर कटिंग या ओवर राइटिंग इसके ऊपर नहीं करनी। आप ख़ुद से शीट को बिल्कुल नुकसान मत पहुंचाइएगा, कहीं से भी आपने इसको नुकसान नहीं पहुंचाना। एक्स्ट्रा कहीं आपने कुछ नहीं लिखना, और ये भी नहीं सोचना कि यहाँ पे मैंने डिटेल्स अगर कुछ लिख दी हैं और यहाँ पे दोबारा मुझसे मांगी जा रही हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है दोबारा लिखने की। हर जगह की डिटेल का अलग रिकॉर्ड होता है। अब आप यहाँ देखिए, मैंने पार्ट 1 को भी सर्कल कर लिया है, ऊपर से मैट्रिक को
कर लिया है। इसके बाद एनुअल को फ़िल किया है, मॉर्निंग को फ़िल किया है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट लिख दिया है। अब आपको इसी तरह से सर्कल फ़िल करना है, ना तो आपका सर्कल आधा अधूरा फ़िल होना चाहिए, ना ही आपके सर्कल से बाहर लाइन जानी चाहिए। बबल्स को फ़िल करने का यही उसूल है, इन सर्कल्स को ही बबल्स कहा जाता है। आप अगर यहाँ से अपनी शीट को देखिए तो ये आपकी आंसर शीट का नंबर है। यहाँ से फिर वो नंबर शुरू हो रहा है जो कि कंप्यूटराइज्ड नंबर है। ये इस नंबरिंग को कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। यहाँ पे आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोबारा लिखा नज़र आ रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि अभी हम उस लेफ़्ट साइड पे मॉर्निंग को फ़िल करके आए हैं तो यहाँ हमें फ़िल करने की क्या ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि वहाँ का रिकॉर्ड अलग रखा जाता है, यहाँ का रिकॉर्ड अलग रखा जाता है। जितनी बार इन्होंने जो डिटेल आपसे मांगी है वो आप देंगे। और यहाँ पे आपको डेट का खाना नज़र आ रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि अभी हम उस साइड पे डेट लिख कर आए हैं तो यहाँ पे डेट क्यों लिखते हैं। अभी मैंने आपको यही समझाया है कि जितनी बार जिस चीज़ की डिटेल जिस जगह पे मांगी है वो आपको लाजमी फ़िल करनी है। किसी ब्लॉक को भी अधूरा या जो है इनकम्प्लीट आपने नहीं छोड़ना, फ़िल किए बगैर नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे डेट जो है वो आप डबल डिजिट में डालेंगे। अगर आप ज़ाहिर है कि 18 को पेपर दे रहे हैं तो 18 ही लिखेंगे, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपका कोई पेपर 8 तारीख को है तो आप 08 लिखेंगे। अब मंथ में भी आपको डबल ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, तो क्योंकि अगर आपका मार्च का महीना है तो 03 लिखेंगे, सिर्फ 3 मत लिखिएगा। और अगर अप्रैल में है तो 04 लिखिएगा। ईयर्स के लिए आपको 4 ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 2024 लिखिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डेट भी डबल डिजिट्स में फ़िल कर दिया है, मॉर्निंग के सर्कल को भी फ़िल कर दिया है। यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी नज़र आ रही हैं और ये आपके पेपर में लिखी होंगी, ये पढ़ ही लेनी चाहिए आपको। जहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखी हों उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपने काम करना होता है। यहाँ आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ कि इन इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है। सबसे पहले तो ये लिखा है कि उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इसके अलावा और किसी कलर का इस्तेमाल जो है आप काम करने के लिए अपनी आंसर शीट के ऊपर नहीं कर सकते, सिर्फ ब्लैक या ब्लू। और मुझसे अगर आप मशवरा लें तो मैं आपको ब्लू कलर इस्तेमाल करने ही की ताकीद करूँगी। मैं ब्लैक कलर इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती, ज़्यादा नीटनेस ब्लू कलर के काम में आती है। उस ब्लू मार्कर से आप इंक पेन भी यूज़ करें और मार्कर भी ब्लू ही यूज़ करें। दूसरी इंस्ट्रक्शन इन्होंने ये दी है कि इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। एग्ज़ाम्पल्स देने के लिए उन्होंने एक सही दायरा फ़िल किया है, एक गलत दायरा फ़िल करके बताया है और तीसरी जो ऑप्शन है वो भी गलत दायरे ही की है। यानी कि आपको पहले दायरे में बिल्कुल मुनासिब बबल फ़िल हुआ नज़र आ रहा है, उसी को ये करेक्ट समझेंगे। और आगे आपको गलत थोड़ा ओवर राइटिंग लिखी नज़र आ रही है जिसमें थोड़ी सी कटिंग है, थोड़ा बाहर निकल गया, इसको भी गलत तसव्वुर किया जाएगा। और आगे अगर कोई दायरा ऐसा हो जो आधा आपने फ़िल किया है और उसके साइड्स पे जगह छोड़ दी है तो वो भी गलत ही तसव्वुर होगा। तो इस तरह से आपने दायरा फ़िल नहीं करना बल्कि उसको मुनासिब तरीके से फ़िल कर लेना है जिसमें स्पेस भी ना खाली रहे और बाहर भी ना निकले। अगली इंस्ट्रक्शन है, कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। आप ना ही तो इस पे कोई पिन लगा सकते हैं, ना ही स्टेपलर लगा सकते हैं, ना कागज़ को किसी जगह से मोड़ सकते हैं और ना ही आपको कोई भी ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ यहाँ पे लिखनी या लगानी चाहिए जिससे आपका पेपर आइडेंटिफाई हो कि निशानी के तौर पे, क्योंकि एग्ज़ामिनर को नहीं पता होता कि उसके हाथ में किस बच्चे का पेपर है। क्योंकि मैंने बताया कि रोल नंबर चेंज करके एग्ज़ामिनर्स को दिए जाते हैं चेकिंग के लिए। तो आप कोई ऐसी हरकत मत करें जिससे आपका पेपर जो है वो बोर्ड की नज़रों में मशकूक हैसियत में आए सामने और उस पर एतराज़ किया जाए। तो आपने कोई ऐसी उसमें चीज़ अटैच नहीं करनी। अगली इंस्ट्रक्शन ये है कि दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को बताए गए तरीके से पुर करें। इस तरह से पुर करना है कि हर खाने में एक हिस्सा आए। वो मैं आपको फ़िल करके अभी बता देती हूँ। रोल नंबर की इंस्ट्रक्शन भी आपको मैं समझा देती हूँ और पेपर कोड की भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके बाद एक ख़ास नोट आपको लिखा अलग से नज़र आ रहा है कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में आपका जो जवाब है, रोल नंबर है या पेपर कोड है, वो गलत तस्वुर होगा जिसकी तमाम ज़िम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी, बोर्ड इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर जो है वो नज़र आ रहा है और उसके नीचे इतने सारे बबल्स नज़र आ रहे हैं, तो आप परेशान मत होइएगा कि आपको इन बबल्स को कैसे फ़िल करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
यहाँ पे मैंने एक फ़र्ज़ी रोल नंबर लिख दिया है 596012। आप इसको किसी का स्पेसिफ़िक रोल नंबर मत समझिएगा, ये एक फ़र्ज़ी रोल नंबर है। जो अभी मुझे ख़्याल आया मैंने उन डिजिट्स को लिख दिया है। अब मैं इस हिसाब से इन बबल्स को फ़िल करके बताऊँगी। सबसे पहला डिजिट जो है वो 5 है और पहली लाइन में जहाँ हमें 5 लिखा नज़र आ रहा है हम वहाँ पे ही 5 के सर्कल को फ़िल करेंगे। अब देखिए मैंने 5 की लाइन में 5 ही को फ़िल किया है। अगली लाइन में 9 डिजिट है, जहाँ पे उस लाइन में 9 होगा हम उस बबल को फ़िल करेंगे। अगले ब्लॉक को भी हमने फ़िल कर लिया है। ताकीद मैं आपको यही करूँगी कि आप मार्कर से फ़िल कीजिएगा, क्योंकि उससे 2 बार ही फ़िल करने में ये पूरा बबल फ़िल हो जाता है, तो वो ईज़ी रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट डिजिट 6, 0, 1 और 2 है और जहाँ जहाँ पे हमें ये अल्फ़ाज नज़र आ रहे हैं उस लाइन में उस ही डिजिट को हम सर्कल कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने 6, 0, 1 और 2 को भी उन्हीं ब्लॉक्स में उन्हीं जगहों पर जाकर फ़िल किया जहाँ पे वो एग्ज़िस्ट कर रहे थे, यही वाले डिजिट्स। अब आगे आपको पेपर कोड का जो है खाना नज़र आ रहा है। अब इसकी इंस्ट्रक्शन ख़ास तौर पे सुन लीजिए कि ये ठीक लिखना क्यों ज़रूरी है। रोल नंबर तो लिखना ज़रूरी है ही, लेकिन पेपर कोड जो है वो रोल नंबर से ज़्यादा लिखना ज़रूरी है, इस वजह से कि 4 तरह का पेपर जो है सब्जेक्टिव में तो सेम होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 4 तरह का पेपर बच्चों को दिया जाता है। उसमें अलग अलग पेपर कोड लिखे होते हैं। 4 वर्जन पेपर MCQs या ऑब्जेक्टिव का होता है, आपका और आपसे पीछे वाले का और उससे पीछे वाले का और उससे पीछे वाले का और, जबकि सब्जेक्टिव पेपर जो है वो सेम पूरी क्लास का सबका एक जैसा होता है। तो आपका क्वेश्चन पेपर किस पेपर कोड से मुतालिक था, वो अपने क्वेश्चन पेपर MCQs वाले के ऊपर से पेपर कोड देकर यहाँ लिख लीजिएगा। और सिर्फ यहाँ ही नहीं लिखना, बल्कि आंसर शीट की बैक साइड पे एक और बबल शीट आपको नज़र आ रही है, जो मैं भी आपको दिखाती हूँ जी। ये वो बबल शीट है जो आपको बैक साइड पे नज़र आएगी। आपने यहाँ पे भी राइट साइड के टॉप पर वो लिख लेना है पेपर कोड। और ये भी याद रखिएगा कि विदिन 10 मिनट्स ये आपका काम, उसके अंदर अंदर पूरी बबल शीट फिल हो जानी चाहिए विद पेपर कोड, क्योंकि बाद में वो आपसे MCQs वाला क्वेश्चन पेपर ले लेंगे और दोबारा आपको वो नहीं दिया जाएगा। तो जब आपसे क्वेश्चन पेपर ले लिया जाएगा तो ना आप उसके बाद क्वेश्चन देकर उन सर्कल्स को फिल कर पाएंगे और ना ही आप पेपर कोड दोबारा लिख पाएंगे, और मांगने पे भी वो पेपर दोबारा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर आपके पास रह जाएगा और उसके ऊपर पेपर कोड नहीं होता। तो इसलिए मसाइल से बचने के लिए पहले ही जब आपको MCQs वाला पेपर या ऑब्जेक्टिव पेपर पकड़ाया जाए तो वहाँ से पेपर कोड देकर यहाँ 2 जगहों पर साथ ही लिख लीजिएगा और उसके सर्कल्स फिल कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फ़र्ज़ी पेपर कोड लिख लिया है 712992। इसी हिसाब से मैं इसके सर्कल्स को फिल कर लूँगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस डिजिट्स के हिसाब से और पेपर कोड के हिसाब से इसके बबल्स को भी फिल कर लिया। अब मेरी बात को आप तवज्जो से सुनिए। अगर आपने यहाँ पे पेपर कोड नहीं लिखा, लिखना भूल गए या गलत लिखा या इस तरीके से लिखा कि वो पढ़ने में ही नहीं आ रहा, आपका 1 जो है वो 7 लग रहा है या आपका 9 जो है वो 8 की तरह लिखा गया या कोई भी और गलती जिससे वो ठीक तरह से पढ़ा ना जाए, तो उसका स्टूडेंट सब सरासर आप लोगों को नुकसान होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्ज़ामिनर तक नहीं पहुंचता, पेपर चेक करने वाले तक आपका जो है क्वेश्चन पेपर या नहीं पहुंचेगा। सब्जेक्टिव तो शायद पहुंच जाएगा, वो बल्कि ज़रूर पहुंचेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचता, बल्कि सिर्फ पेपर कोड और उसके आंसर्स पहुंचते हैं। और ऊपर आपका पेपर कोड देखकर ही वो डिसाइड करेंगे कि इस बच्चे को कौन सा वाला क्वेश्चन पेपर मिला था। तो उनके पास सिर्फ सॉल्यूशन के आंसर्स होंगे BCDE करके और ऊपर पेपर कोड लिखा होगा। अगर आपका पेपर कोड 7192 का था और आपने यहाँ पे गलत लिख दिया या नहीं लिखा, अब क्या होगा कि या तो एग्ज़ामिनर उस पेपर को चेक करने के लिए एक और अपनी तरफ से पेपर कोड लिख देगा बाकी कोई देखकर, और या आपके जो MCQs हैं वो तमाम के तमाम गलत तस्वुर किए जाएंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसने किस पेपर कोड के साथ आपके आंसर्स चेक करने हैं। तो बच्चों, दोनों सूरत में आपका नुकसान है। अगर तो वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ कोई पेपर कोड लिखकर फिल कर देता है
तो इसमें भी आपका नुकसान है, क्योंकि अब इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है कि वो पेपर आपको मिला है। अगर वो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था और उसने एक फ़र्ज़ी कोड नंबर अपने पास से कोई लिख के वहाँ पे फिल कर दिया, उसको चेक कर दिया है, तो मीन्स कि आपके क्वेश्चंस ही डिफरेंट होंगे, तो आंसर भी डिफरेंट होंगे। जब क्वेश्चन पेपर ही सेम नहीं होगा तो आंसर कैसे आपके करेक्ट हो सकते हैं। अपनी तरफ से आप जो हैं वो पेपर करके बड़ी खुशी खुशी घर जाएंगे, जी हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और हमने पूरा पेपर किया। लेकिन इतनी बड़ी गलती अगर आप कर देंगे कि पेपर कोड नहीं लिखेंगे या फिर गलत तरीके से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे कि पढ़ा ही ना जाए, तो आप अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि इस तरह से आपके नंबर नहीं आएंगे ठीक सॉल्व होने के बावजूद। और अगर एग्ज़ामिनर इस पूरे एमसीक्यूज़ वाले आंसर्स को क्रॉस कर देता है सिर्फ पेपर कोड ना होने की वजह से, तो वो हक बजानिब है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आपका कसूर ये होगा क्योंकि आपने उसको कोड नंबर बताया ही नहीं कि उसने किस कोड नंबर के आंसर्स के साथ आपके आंसर्स मैच करने हैं। आपके जो क्वेश्चन पेपर है ना एमसीक्यूज़ के, उसका रिकॉर्ड ही अलग रखा जाता है, वो आपके पेपर चेकर तक नहीं पहुँचता। फिर बात रिपीट कर रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के कोड नंबर से ही उन्होंने आपके आंसर्स का अंदाज़ा लगाना है और किसी चीज़ से नहीं उनको पता चलेगा कि आपको कौन से वाला क्वेश्चन पेपर मिला था और उसके आंसर्स क्या हैं। और वो आपका एक जैसा ना हुआ तो आपके आंसर्स सारे गलत हो जाएंगे। और ये अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो वो 15 नंबर आपके चले गए, अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो वो 10 नंबर बड़े आराम से ज़ाया हो जाते हैं और स्टूडेंट यही समझता रह जाता कि मैं तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बोर्ड वालों ने ठीक चेकिंग नहीं की। तो कसूर इसमें बोर्ड वालों का या पेपर चेकर का नहीं होता, कसूर या गलती जो है इसमें कहीं ना कहीं बच्चे की होती है। यहाँ पे जो इंग्लिश की इंस्ट्रक्शंस हैं ये वही इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखी हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ के बताई हैं। उसके बाद नेम, फादर नेम और रोल नंबर का खाना है और यहाँ पे आपको इन वर्ड्स रोल नंबर मांगा गया है, यानी कि इंग्लिश में रोल नंबर। आपको एक जगह पे मैथ की गिनती में मांगा जाता है हिंसों में रोल नंबर, एक जगह इन वर्ड्स मांगा जाता है यानी इंग्लिश में रोल नंबर, और एक जगह अंदर आंसर शीट पर लफ्ज़ी गिनती में रोल नंबर मांगा जाएगा, यानी उर्दू में अलिफ ये के 1, दाल वाव 2, ते ये नीन नून 3, इस वाली लैंग्वेज में आपको उर्दू में मांगा जाएगा। वहाँ पे भी आपको वैसे लिखना पड़ेगा जैसे इस तरह यहाँ मांगने पर आप लिख रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि ऊपर रोल नंबर लिखा है तो यहाँ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो अपनी आपके पेपर ही के भले के लिए, आपके भले के लिए इस तरह से 2-3 जगहों पर अलग अलग रोल नंबर मांगा जाता है कि अगर एक जगह आपसे ओवर राइटिंग हो गई है या उस डिजिट को आपने ऐसे लिख दिया है कि वो किसी से पढ़ा नहीं जा रहा, तो दूसरी जगह जो है रोल नंबर या इंग्लिश में पढ़ के पहचाना जाए या उर्दू में पढ़ के पहचाना जाए। तो आपने ये नहीं करना कि हमने एक जगह पे लिख दिया तो दूसरी जगह हमें लिखने की क्या ज़रूरत है। 10 जगहों पे भी अगर वो कोई चीज़ मांगते हैं तो आपको लिखनी चाहिए। यहाँ मैंने एक फ़र्ज़ी नाम लिख दिया है, फ़ादर नेम लिख दिया है और रोल नंबर इन वर्ड्स जहाँ पे ऊपर के हिसाब से मैंने 5,96,012 लिख दिया है। इससे नीचे आपका सिग्नेचर वाला खाना है और 2 सिग्नेचर्स हैं, एक जगह आपको करने, एक जगह आपके जो सुपरिटेंडेंट हैं वो खुद ही कर देंगे। आप चाहे तो अपना नाम लिख दें, चाहे तो सिंपल सिग्नेचर कर दें। और अगर आपके सिग्नेचर बने हुए नहीं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बबल शीट। वैसे तो यहाँ का हर पार्ट ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप ये देखिए कि सारे आंसर्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। यहीं से आपका जो है एमसीक्यूज़ वाला पेपर चेक होगा। आप जहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे अगर मार्क करेंगे तो वहाँ से आपको नंबर नहीं मिलते, बल्कि सिर्फ बबल्स देखकर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब ऊपर आपको कोड नंबर इसलिए लिखा नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपको ख़ास ताकीद की थी कि जैसे ही आपने फ्रंट शीट के ऊपर जो है अपना पेपर कोड लिखना है, उसी वक्त आपने यहाँ पे बैक पे भी लिख लेना है। तो मैंने उसी वक्त लिख लिया था। अब मैं इसके बबल फिल करूँगी। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे बबल्स जो हैं वो फिल कर लिए हैं। और अगर आपसे ऐसी गलती हो जाए, आप सबसे पहले तो नीचे से नोट पढ़ लीजिए कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वुर होगा। लेकिन बच्चों, जितना मर्ज़ी इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हो, एक कभी ना कभी गलती हो जाती है इंसान से। और अगर आप गलत खाने में सर्कल अपना फिल कर लेते हैं तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? आप तवज्जो से मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप पेपर कोड में ऊपर पेपर कोड ठीक लिखा है, नीचे बबल्स फिल करने में आपसे गलती हुई है, तो इस चीज़ की माफ़ी थोड़ी सी इसलिए अभी हो सकती है
क्योंकि अभी हो रही है मैनुअल चेकिंग, अभी लोग चेक करते हैं। एक्चुअली ये वाला पेपर कंप्यूटर के चेक करने के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी तक कंप्यूटर का इस्तेमाल इस पेपर को चेक करने के लिए नहीं हुआ। अभी मैनुअल चेकिंग हो रही है, तो कंप्यूटर तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा ओवर कटिंग को या गलत सर्कल को या काट कर लिखने को या अधूरे सर्कल को, लेकिन इंसान जो है वो थोड़ा सा हमदर्दी का रखता है खाना। तो अगर वहाँ ऊपर वो पढ़ लेंगे आपका हिंसों में लिखा हुआ पेपर कोड पढ़ लेंगे, तो अगर आपसे गलती से सर्कल गलत फिल हो जाता है तो आपकी माफ़ी हो सकती है और वो ऊपर से देखकर चेक कर लेगा पेपर। ऐसा भी मत कीजिएगा कि सिर्फ ऊपर डिजिट ही लिख लें, सर्कल को फिल नहीं करना। उसूल होता है, अगर वो बार बार आपको इंस्ट्रक्ट उन्होंने कर दिया है, बता दिया है, तो फिर आपको उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, अपनी मर्ज़ी पेपर में मत चलाइएगा। अब मैं आपको एक गलत खाना फिल करके बता देती हूँ ताकि आपकी गलती आपको रियलाइज़ हो सके। यहाँ तवज्जो से देखिए, पहली लाइन में मैंने 7 फिल करना था। अब जल्दबाजी में या कंफ्यूज होकर मैंने 7 वाली लाइन में अगर 7 फिल कर दिया, तो उस सूरत में मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये करना है कि ठीक जगह पे उस बबल को फिल करें और गलत वाली साइड पे इस तरह से आप क्रॉस लगा दीजिएगा। लेकिन आप तवज्जो से सुनिए कि ये रियायत आपको आंसर्स में हरगिज़ नहीं मिलेगी। अगर थोड़ी बहुत रियायत आपको मिली तो आपको कोड नंबर में इस तरह से मिल सकती है, वो भी सिर्फ़ इस सूरत में कि ऊपर आपने सही वाला फ़िल किया है। अगर ऊपर भी आपने फ़िल नहीं किया या ऊपर भी कोई गलती कर दी है, तो फिर आप अपने नंबर कटवाने के ख़ुद ही ज़िम्मेदार हैं। सब एग्ज़ामिनर जो हैं वो आपकी हमदर्दी करने तो कोई नहीं बैठा हुआ ना, उन्होंने तो जो रूल्स उनको बताए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने चेकिंग करनी है, तो उनका कसूर नहीं होगा। ये कसूर जो है फिर कैंडिडेट का होगा, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शंस उनको पहले से लिख के बता दी गई हैं। तो अब आपने इस गलती को होने ही नहीं देना और आपने तवज्जो से और पूरे होश-ओ-हवास ठिकाने रख कर काम करना है। लेकिन अगर आपसे गलत जगह पे बबल फिल हुआ है, तो बजाय मज़ीद कंफ्यूज होने के अपने कॉन्फिडेंस को कायम रखें, अपने हवास को बहाल करें और आप इस गलती को तो ऐसे कर दें ठीक, लेकिन आपने आंसर्स में बबल्स फिल करते इस गलती को होने ही नहीं देना, क्योंकि उसकी तो सीधी सज़ा मार्क्स काटना ही है। एग्ज़ामिनर इस तरह के बबल्स जो 2 फिल हो गए हों या एक खाने में 2 फिल हो गए, उनको काट देते हैं। यहाँ पे आप आंसर्स वाले देख रहे हैं, एक खाने में 1 के आगे भी ABCD, 2 के आगे भी ABCD, इसलिए 4-4 ऑप्शंस दी हैं, क्योंकि जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है आपने उस हिसाब से सर्कल को फिल कर लेना है। अब इसमें गलती ना हो और इसमें ऐसा ना हो कि आपने A फिल करना था 1 का और एकदम से कर दिया 2 का फिल, जबकि 2 वाले का आंसर था B वाला करेक्ट। तो आपने क्या करना है कि आपसे गलती भी ना हो। मैं बार-बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अव्वल तो आपने ये गलती नहीं होने देनी, और उस गलती से बचने का तरीका क्या होता है कि आप पहले डॉट्स लगा लें और उसको रीचेक कर लें। आपने देखा, गौर से देखिए, मैंने डॉट्स लगा लिए हैं। जो मेरे ख़्याल में आंसर्स करेक्ट थे, मैंने उसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताने के लिए उसमें डॉट्स लगा लिए हैं। अब इन डॉट्स का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप पहले इसको रीचेक कर सकते हैं, और अगर आपसे गलत खाने में डॉट लग गया है तो आप अगले खाने में ठीक वाली जगह पे उस सर्कल को फिल कर सकते हैं। मसलन 1 वाली खाने में अगर मुझसे गलती से A में डॉट लग गया है जबकि मैंने B में लगाना था, तो मैं उसमें क्या करूँगी, अब मैं उस डॉट को वहीं रहने दूँगी और B वाले सर्कल को फिल कर लूँगी। और ये ख़्याल रखिएगा कि आपने कहीं रिमूवर यूज़ नहीं करना, वो भी पता चल जाता है। वाइटनर यूज़ नहीं करना, वो तो ज़ाहिर है कि पता चल जाता है। और अव्वल तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में ऐसी चीज़ें ले जाना अलाउ नहीं होता। फिर भी अगर आप कहीं ले जाते हैं अपनी बेवकूफ़ी से छुपा के, तो उसको यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वाइटनर का भी पता चल जाएगा और रिमूवर के यूज़ का भी पता चल जाएगा। अगर आप नेल से खुरच देते हैं सर्कल को गलत फिल करने पे, अपनी गलती सुधारने के लिए नेल से खुरचते हैं, तो भी पता चल जाता है। बाज़ बच्चे ये गलती करते हैं कि अपने इंक पेन को खोलकर उसकी इंक उसके ऊपर गिरा देते हैं, एग्ज़ामिनर को ये ज़ाहिर करने के लिए
कि मुझसे गलती से यहाँ पे इंक गिर गई है, वरना तो मैंने यहाँ पे कोई सर्कल फिल नहीं किया जनाब। एग्ज़ामिनर्स जो हैं वो तजर्बेकार लोग होते हैं, उन्हें पता चल जाता है इन सारी चीज़ों को। किसी भी तरह इस गलती को सुधारा नहीं जा सकता, सीधा सीधा उस MCQs का नंबर कट जाएगा, इसके बावजूद कि वो आपको MCQs मालूम था सही आंसर। तो आपने अपने सेंसेस को कायम रख कर काम करना है, और ये डॉट्स लगा के सिर्फ छोड़ नहीं देने। ये नहीं करना कि सिर्फ डॉट ही काफ़ी हैं, बाद में आप कहें कि मैं अच्छा सब्जेक्टिव पेपर कर लूँ, उसके बाद मैं भूल जाऊँ, कर लूँगा, टाइम मिल जाएगा। बाद में इंसान भूल जाता है, बाद में टाइम भी नहीं मिलता। जब सब्जेक्टिव पेपर की तरफ इंसान लग जाता है तो बिल्कुल ख्याल नहीं रहता ऑब्जेक्टिव पेपर में हमने डॉट अधूरे छोड़ दिए थे। जो काम करना है आपने फ़ौरन करना है, विदिन 10 मिनट्स में कर लेना है इस सारे प्रोसेस को। जितना टाइम पर प्रोलॉन्ग करेंगे, आपको देखें 75 मार्क्स वाले पेपर में वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देते, और 50 मार्क्स वाले पेपर में वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देते। तो 15 मिनट गुजरते पता भी नहीं चलता। आपने सारा कुछ बहुत तेज़ी से, बहुत सेंसेस के साथ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ करना है। तो इन डॉट्स को अगर आप एक दफ़ा रीचेक कर लें अपने क्वेश्चन पेपर से मैच करके कि मैंने सही जगह पे इस डॉट्स को लगाया, आप उन सर्कल्स को बाद में साथ ही फिल कर लें। ये देखिए फ़र्ज़ी आंसर जो हैं मैंने बबल्स जो हैं फ़िल कर लिए। आपको इसी तरीके से नीट क्लीन तरीके से सर्कल्स को फ़िल करना है। एक खाने में दो बबल गलती से भी आपने फ़िल नहीं करने, उसको ओवर राइटिंग नहीं करनी, उसको कटिंग नहीं करनी, और ऐसे भी नहीं करना कि अच्छा ये 10वें का आंसर मैंने जो है वो B पे लगाना था और मैं ये C पे लगा दिया है, तो अब मैं नीचे C पे लगा दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10वां ही गिना जाएगा और 11वां ही गिना जाएगा। तो आपने इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करनी ही नहीं है जिनको आप सुधार ना सकें। अब तो अगर 75 मार्क्स वाला पेपर है तो इसके बबल्स जो हैं वो 15 आपको करने पड़ेंगे, वो 15 नंबर आपको दिए हुए हैं। बाकी नीचे एक्स्ट्रा हैं उनको छोड़ दी, उनका आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक्स्ट्रा बबल्स को फिल करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब आपको नीचे अवार्ड शीट नज़र आ रही है, ये आपका कंसर्न नहीं है, ये आपके यहाँ पे आपके नंबर लगेंगे। जब एग्ज़ामिनर आपकी चेकिंग कर लेगा, उसका असिस्टेंट जो है उसकी रीचेकिंग कर लेगा, और एसओज़ जो हैं वो थर्ड चेकिंग कर लेंगे, जिसको सुपर चेकिंग कहते हैं। तो उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं यहाँ फ़ाइनलाइज़ करके लगा दिए जाएंगे, और यहाँ पे आपका पेपर चेक करने वाला जो है वो बबल फिल करेगा आपके आंसर्स के मार्क्स के। तो आपने इस खाने को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। यहाँ पे पेपर कोड नहीं लिखना, यहाँ पे सब एग्ज़ामिनर का अपना कोड है जो वहाँ पे लिखेगा। आप यहाँ पे कुछ भी फिल मत कीजिएगा, ये आपके फ़िल करने का खाना नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर वाला खाना है, ये आपका पेपर चेक करने वाला ख़ुद ही साइन करेगा, यहाँ पे भी आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी आंसर शीट के बैक साइड पे नज़र डालें, आपका इस तरह का व्यू है जिसमें आपने सिर्फ ऊपर से इसको फिलअप करना है, नीचे वाले पोर्शन को आपने हाथ नहीं लगाना। और ऊपर वाले पोर्शन की और फ्रंट सीट की क्या इंस्ट्रक्शंस थी वो सब आपको पता चल गई हैं। अगर आपने नहीं इसको तवज्जो से सुना तो दोबारा देख लीजिए वीडियो। आखिर में एक ख़ास हिदायत, जब आपकी आंसर शीट शुरू होगी तो उसके फ्रंट पे भी आपको, यानी कि ये तो आपकी आंसर शीट का फ्रंट है ही, लेकिन ये बबल्स वाला फ्रंट है। जब आप इस कागज़ को पलट लेंगे, नीचे आपकी आंसर शीट की कॉपी जो है वो निकलेगी, और उसका पहला पेज जो होगा उस पर भी आपसे उर्दू में नाम और रोल नंबर लफ्ज़ी गिनती में मांगा जाएगा। वहाँ पे आप लिखिएगा नाम और लफ्ज़ी गिनती में अपना रोल नंबर लिखिएगा, लेकिन एक बात का ख़्याल रखिएगा कि उस जगह पे जहाँ अंदर आपसे रोल नंबर मांगा उसकी बैक पे कुछ मत लिखिएगा, ऊपर कुछ मत लिखिएगा। नीचे आप लिख सकते हैं, ऊपर इसलिए मत कुछ लिखिएगा क्योंकि उस पोर्शन को भी फाड़ लिया जाता है, अलग से कटिंग करके अलग रिकॉर्ड रख लिया जाता है। वो आपकी आंसर शीट पे उतना हिस्सा लगा नहीं रहता जहाँ पे अंदर रोल नंबर मांगा होता है। तो आप उसकी बैक पे अगर कुछ लिखेंगे तो वो भी साथ ही फट जाएगा, इसलिए आपने उसकी बैक पे ऊपर कुछ नहीं लिखना। नीचे ज़रूर लिख सकते हैं क्योंकि वो पूरी शीट नहीं फाड़ी जाती, सिर्फ उतना पोर्शन फाड़ा जाता है जितने में आपसे रोल नंबर और वो मांगा हुआ है। और वहाँ पे भी ये मत सोचिएगा कि 2 जगह पहले रोल नंबर लिख चुके हैं तो वहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि अगर 10 जगह पे भी उन्होंने आपसे रिकॉर्ड मांगा है तो 10 जगह पे आप उन मालूमात को फ़राहम करने के पाबंद हैं। तो आपको फिर मैं ये बात समझा दूँ कि अंदर वाली आंसर शीट जहाँ से शुरू होगी वहाँ पे भी उन्होंने आपसे रोल नंबर और नाम वगैरह पूछा होगा, सब्जेक्ट पूछा होगा। वो लिख तो दें आगे, तो आप उसमें वो फिलिंग ही करेंगे कॉलम की
लेकिन उसकी बैक पे कुछ मत लिखिएगा क्योंकि वो हिस्सा फाड़ लिया जाएगा। ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपको लिखते हैं, मैंने ख़ुद ऐसे पेपर्स भी चेक किए हैं जिसमें 5-5 6-6 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो इकट्ठे उस पोर्शन पे लिख दिए जाते हैं बग़ैर क्वेश्चन लिखे, और वो सब ज़ाया जाते हैं क्योंकि वो हिस्सा ही फाड़ लिया जाता है। उसमें भी एग्ज़ामिनर का कोई कसूर नहीं होगा, उधर भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि इस सफ़े के बैक पे आपने कुछ नहीं लिखना। तो आप अपने सेंसेस को बहाल रखिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको पेपर जो आप प्रॉब्लम का शिकार होंगे या कंफ्यूज होंगे। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखें तो आप अच्छा पेपर हैंडल कर सकती हैं। मैं आपको जितना गाइड कर सकती हूँ कर रही हूँ, आपको आपकी वीकनेसेस भी बता रही हूँ, आपको इस तरह से गाइड कर रही हूँ कि अगर आपने बबल शीट एक्सपीरियंस नहीं भी की, क्योंकि हर जगह हर बच्चा तो नहीं अकेडमी जा सकता या हर स्कूल में तो बबल शीट फिल नहीं करवाई जाती, तो आप उस प्रोसेस को समझ लें। या आपकी नॉलेज में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने बबल शीट की इतनी प्रैक्टिस नहीं किया, उस बबल शीट को फ़िल तो किया मगर सरसरी सा किया, अभी उसको इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी, तो आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो, ताकि वो भी सीख ले, अपनी गलतियों को सुधार कर जाए। 10th क्लास से ज़्यादा 9th के बच्चों को या फर्स्ट ईयर के बच्चों को इस वीडियो को देखने की समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 10th और सेकंड ईयर जो है वो एक बार फेस कर चुके होते हैं बोर्ड को, उन्हें थोड़ी बहुत मालूमात होती हैं। लेकिन जो 9th के बच्चे हैं या फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो तो फ़र्स्ट टाइम फेस कर रहे होते हैं अपने बोर्ड को, तो इसलिए उनके लिए ये सारी हिदायत का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही मुझे ये बताना मत भूलिएगा, ज़रूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।